पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, आपको याद होगा 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीनिंगलेस फॉर्म। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, या इसको बोल सकते हैं 7 अर्थहीन रूप होता है। आपको बतलाया गया था और उसके बाद पढ़ाया गया था इन्फिनिटी का कुछ कंसेप्ट था, उसके बारे में बताया गया था कि इन्फिनाइट में इन्फिनाइट जोड़ोगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट में इन्फिनाइट घटाएंगे तो क्या होगा, उन सब चीजों के बारे में। तो इसमें 7 रूप बताया गया था। तो इस तरह से था कि 0/0, इन्फिनाइट बटा इन्फिनाइट, फिर था कि 0 गुना इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 1 पर पावर इन्फिनाइट, 0 पर पावर 0 और इन्फिनिटी पर पावर 0। कुल मिला के ये 7 है। लेकिन कई लोगों को तकलीफ कहाँ होती है, सातों देखने में कोई दिक्कत नहीं, सातों मीनिंगलेस है, लेकिन कुछ सिचुएशन में जवाब अलग अलग हो सकते हैं। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कब होता है, ध्यान दीजिएगा, नोट में हम आपको बताते हैं कि अगर 0 है, लेकिन 0 है टेंड्स टू है, मतलब 0 कोई भी है या परिमाण है, वो 0 की ओर है, लगभग 0 है, और नीचे भी 0 है, ये भी टेंड्स टू है। जब नोमरेटर भी टेंड्स टू 0 है और डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू 0 है, तो इसका जो मान मिलेगा उसको हम बोलेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट वैल्यू या मीनिंगलेस वैल्यू। ये अर्थहीन होता है, ठीक है, इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा। लेकिन अगर यही रहे ना कि 0 एग्जैक्टली 0 है, ठीक है, और नीचे भी 0 है, ये भी एग्जैक्टली है, ठीक है, दोनों का दोनों एग्जैक्टली दिया गया है। तो यहां जब भी रहेगा तो हम लोग इसके बदले में बताएंगे अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है, मीनिंगलेस नहीं है, दोनों में फर्क है। इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड, ठीक है। कब, जब 0 एग्जैक्टली है और 0 यहां एग्जैक्टली है, तो ये दोनों का दोनों अनडिफाइंड ही कहलाएगा, कि ये मतलब कि अनडिफाइंड है। इसके अलावा चलो और बतलाते हैं इसमें और क्या क्या संभव हो सकता है ना। एक तीसरा यहां हम लिख देते हैं, उधर ऊपर वाला मिटा देते हैं, मिटा दिए, और तीसरा और लिखते हैं। 0 तो ठीक है कि एग्जैक्टली यहां पर है, यहां भी एग्जैक्टली है, तो आप अनडिफाइंड बताओगे, इनफिनाइट। देखो दोनों में फर्क है, 0/0 कह देने तो 0/0 का कई वैल्यू हो सकता है, डिपेंड करता है। ऐसे 0/0 को जनरली कंसीडर करते हैं मीनिंगलेस फॉर्म में, लेकिन अगर ऐसे करके पूछ दे ना कोई छेड़खानी करके कि नोमरेटर टेंड्स टू 0 है और डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू 0 है, तो बताना कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मीनिंगलेस है। लेकिन 0 एग्जैक्टली है और निचला का भी 0 एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली मतलब टेंड्स टू का मतलब है 0 के अगल बगल, 0 से या तो हल्का सा छोटा हो सकता है या तो हल्का सा बड़ा हो सकता है। टेंड्स टू का मतलब यहाँ पर यही है कि 0 से हल्का सा छोटा हो सकता है या तो हल्का सा बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ छोटा बड़ा का नहीं है, इक्वल टू 0 है, इधर 0 ही रहेगा और यहाँ भी 0 ही रहेगा। तब ऐसे कंडीशन में 0/0 बराबर अनडिफाइंड होगा। इसके अलावा तीसरा 0 है, अगर लिखा हुआ है कि टेंड्स टू है ऊपर में और 0 नीचे है, एग्जैक्टली है, ठीक है ना। 0 टेंड्स टू है और नीचे 0 एग्जैक्टली है, तो टेंड्स टू का मतलब है 0 से एने में छोटा बड़ा भी हो सकता है,
और 0 एग्जैक्टली है तो जब भागा देते हैं तो ये भी आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ध्यान देना 0/0 का कई मीनिंग आ रहा है, या तो मीनिंगलेस या तो अनडिफाइंड, दो जगह आया। एक लास्ट है कि 0 ऊपरों का एग्जैक्टली रहे जबकि नीचे 0 टेंड्स टू रहे, तो वैसे कंडीशन में इसका वैल्यू 0 होता है। टेंड्स टू का मतलब है 0 से छोटा या बड़ा, तो 0 ये रहा, यहां देखो यहां 0 है, 0 से हल्का सा भी छोटा करोगे या हल्का सा भी बड़ा करोगे तो यहाँ कोई ना कोई दूसरी संख्या आवेगी। अब कोई ना कोई संख्या से पॉजिटिव आवे चाहे निगेटिव में, लेकिन 0 को भागा दोगे किसी पॉजिटिव या निगेटिव संख्या से तो आवेगा 0 ही, है ना। जबकि 0 टेंड्स टू है यानी 0 के अगल बगल में है, तो यानी ये ऊपर वाला में पॉजिटिव या निगेटिव आवेगा, कोई संख्या आवे, या तो 0.11 आवे, उसको आप 0 से भागा दोगे तो समथिंग बटा 0 यहां अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ध्यान रखना 0/0 का 4 अर्थ निकलता है। इस तरह से और भी चीजें हैं, हम आपको और समझाते हैं। ध्यान रखना मीनिंगलेस कब होगा, तो एक ही कंडीशन पर, 0 यहां पर दिया गया है टेंड्स टू और 0 टेंड्स टू नीचे भी दोनों जगह देवल है, तभी मीनिंगलेस होगा, अन्यथा अनडिफाइंड हो सकता है या 0 हो सकता है। अच्छा और बताते हैं नोट में ही, 4 वो हो गया, पांचवा नंबर नोट में अगर आप पढ़े थे तो याद करो कि 0 गुना इन्फिनाइट, आपने क्या पढ़ा था कि 0 गुना इन्फिनाइट मीनिंगलेस फॉर्म होता है, अर्थहीन रूप होता है। लेकिन कब, जब 0 जो है टेंड्स टू 0 होना चाहिए और इन्फिनाइट भी यहां टेंड्स टू इन्फिनाइट होना चाहिए। तो अगर आपको यहां मिल जाता है कि एग्जैक्टली 0 और गुना में इन्फिनिटी, तब इसका मान 0 हो जाएगा। अगर 0 एग्जैक्टली होगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी गुना में इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर रहे कि टेंड्स टू 0, है ना, अगुना में इन्फिनिटी ऑलरेडी इन्फिनाइट है, टेंड्स टू ही इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता है। तो टेंड्स टू अगर 0 रह जाएगा और गुना में इन्फिनिटी रहेगा, तब हम यहां लिखेंगे कि मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस वैल्यू या मीनिंगलेस फॉर्म जो कहिए। हम आपको समझाना चाह रहे थे कि 0 गुना इन्फिनिटी, हम एक जगह बताए थे कि कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी में कि 0 गुना इन्फिनिटी 0 होता है। तो 0 गुना इन्फिनिटी 0 तब होता है कि जब 0 एग्जैक्टली 0 हो। अगर टेंड्स टू 0 रहेगा तब ये मीनिंगलेस ही होगा। ठीक है, 5वां हो गया। अगला है 6ठा, उम्मीद है आप समझते जाओगे। आपको याद होगा 1 पर पावर इन्फिनाइट, हमने कहा था 1, जबकि हम यहां पर जानते हैं कि 1 पर पावर इन्फिनाइट मीनिंगलेस वैल्यू होता है। तो मीनिंगलेस तब होता है जब 1 टेंड्स टू 1 रहे, 1 टेंड्स टू 1 रहेगा, 1 लगभग 1 रहेगा तो मीनिंगलेस होगा। लेकिन 1 अगर एग्जैक्टली है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 पर पावर इन्फिनिटी, एग्जैक्टली 1 पर पावर इन्फिनिटी यहां 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर टेंड्स टू 1 है पर पावर इन्फिनिटी, तब हम लोग इसका मान हम लिख देंगे इन्फिनिटी, सॉरी मीनिंगलेस, सॉरी मीनिंगलेस वैल्यू। कब, जब टेंड्स टू 1 रहेगा तब। अगर एग्जैक्टली 1 रहेगा तब पावर इन्फिनाइट करोगे तो यहां 1 हो जाएगा। सर इन्फिनिटी के बारे में, तो इन्फिनिटी ऑलरेडी टेंड्स टू ही होता है। इन्फिनिटी
हम बताए थे इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर है ही नहीं, कोई फिक्स संख्या नहीं है, इन्फिनिटी अनंत है। तो अनंत की ओर आप जा सकते हो लेकिन अनंत तक आप पहुंच नहीं सकते। अनंत की ओर आप जा सकते हो लेकिन अनंत तक पहुंच नहीं सकते हो, तो इसलिए इसको टेंस टू नहीं दिखलाया। और भी एक तरह से हो सकता है कि जैसे ये था कि 0 पर पावर 0, अगर 0 पर पावर 0 रहे, है ना, और भी कब टेंस टू 0 पर पावर टेंस टू 0, तब हम लोग कहेंगे कि यह मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। लेकिन अगर इसी में रहे कि एग्जैक्टली 0 पर पावर एग्जैक्टली 0, तब हम लोग बोलेंगे कि ये अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है ना। इस तरीके का और भी कोई दिया जाता है तो आप बता सकते हो कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। एक और बतलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेवन, अगर रहे कि इन्फिनाइट पर पावर 0 है, तो आपको याद रखना होगा कि इन्फिनाइट हमेशा टेंस टू होता है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि टेंस टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट हमेशा टेंस टू ही होता है। और पावर में अगर एग्जैक्टली 0 हो, एग्जैक्टली 0 हो, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 25 पर पावर 0 मान क्या बताओगे? 1। 27 पर पावर 0 मान क्या बताओगे? 1। कुछ भी रहे इन्फिनाइट में जितना बड़ा रहे उस पर एग्जैक्टली पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 ही बताओगे। लेकिन अगर इन्फिनिटी पर टेंस टू 0 रहेगा, टेंस टू 0, तब हम बताएंगे कि यह मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। हमारे ख्याल से इतना तक में मीनिंगलेस कौन होगा, कब नहीं होगा, ये सब बातें आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। खैर इसमें दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी पर पावर 0 बराबर 1 भी हो सकता है, लेकिन कब? जब 0 एग्जैक्टली रहेगा तब। इन्फिनिटी पर पावर 0 मीनिंगलेस भी हो सकता है, लेकिन कब? लेकिन 0 टेंस टू 0 रहेगा तब। बात समझ आई? दोनों सही है, एग्जैक्टली 0 तो 1 और टेंस टू 0 तो मीनिंगलेस। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट लिमिट, या लिमिट ऐसे लिख सकते हो। लिमिट के कुछ अपने गुण हैं, उस गुण को सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, ये इसके आंतरिक गुण हैं और गुण को हम लोग दिखला नहीं सकते, समझा सकते, दिखला सकते, सॉरी दिखला सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। जैसे हम बहुत अच्छे इंसान हैं, ये दिखलाया जा सकता है, कुछ कर करके दिखलाया जा सकता है, एग्जाम्पल दे करके समझाया जा सकता है, लेकिन साबित नहीं कोई कर सकता है कि हाँ हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तो गुणों को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए हम लिमिट के प्रॉपर्टीज को लिखते चलते हैं और आप ध्यान देते चलिएगा कि लिमिट का क्या क्या गुण होता है, लिमिट कैसे कैसे परफॉर्म आगे करेगा। तो इफ मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, पढ़ने के लिए पहले सिखा चुके हैं, पहला वीडियो में, इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। लिमिट पार्ट 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट कर करके बना हुआ है।
आप लोग आरेना रूफॉन, है ना, आप लोग भी खुद तो बनाओगे, खुद तो करोगे ही करोगे। बाकी अगर आपके कोई और मित्र नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं जानते हैं, तो उनको एक शेयर कर सकते हैं। यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), मान लो इसका मान l है या k है, मेरी मर्जी, k है, और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx, इसका मान m है। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, इसका मान k है। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx, इसका वैल्यू m है। तब देन पहला नंबर से सुनते जाइएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, ध्यान दीजिएगा, fx प्लस gx, यानी दो फंक्शन यदि जोड़ में रहे और उसमें हमको लिमिट लगाना रहे, तो लिमिट बारी बारी से दोनों फंक्शनों में लग जाता है। ठीक है, लिमिट ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ लिमिट। किसी दो फंक्शन के जोड़ का लिमिट दोनों फंक्शनों को अलग अलग कर करके लिमिट लगाया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। fx में भी लिमिट लगा दिए और gx में भी लिमिट लगा दिए। लिमिट x टेंड्स टू a था तो लिमिट x टेंड्स टू a ही दोनों तरफ लगाए। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, इसका वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, तक k। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx, इसका वैल्यू हम पढ़े थे m। तो हम बराबर में लिख सकते हैं कि k प्लस m, है ना। दूसरा प्रॉपर्टीज, अगर डिफरेंस रहा फंक्शनों का कि fx माइनस gx, तब भी लिमिट को अलग अलग लगाया जा सकता है कि x टेंड्स टू a ऑफ fx और माइनस लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। fx में लिमिट अलग, gx में लिमिट अलग। इसका मान आप पढ़ चुके हैं k और इसका पढ़ चुके हैं m, तो हो जाएगा k माइनस m। तीसरा प्रॉपर्टीज, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx गुना में gx। अगर दो फंक्शन है, दोनों का दोनों गुना में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां प्रोडक्ट ऑफ लिमिट बराबर लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। गुना में था दोनों फंक्शन, तो लिमिट भी दोनों में लग गया और गुना का साइन गुना में ही रहा। इसका मान हम जानते थे k और दूसरे का मान जानते थे m। याद करो, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इक्वल टू k और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx इक्वल टू m। तीन प्रॉपर्टीज हुआ, अभी प्रॉपर्टीज और है, आगे और बढ़ते हैं। चौथा है हालांकि इसको याद रखना है। चौथा में है कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx बटा में gx। दोनों फंक्शन है ही है लेकिन भागा में है, तो लिमिट दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx बटा में लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, इसका वैल्यू k और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx, इसका वैल्यू m। परंतु एक बात का ख्याल जरूर रखना, बट gx नॉट इक्वल टू 0 या लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx, है ना, कहने का मतलब m
नॉट इक्वल टू 0। ना ही तो gx 0 होना चाहिए, ना ही पूरा का पूरा मान 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज, लिमिट x टेंड्स टू a c इंटू एफ एक्स। सी यहां कोई कांस्टेंट है, जैसे 3 इंटू साइन एक्स, 4 इंटू टेन एक्स, तो एफ एक्स की जगह 10x है, सी की जगह 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, सी बाहर निकल गया और एफ एक्स में सिर्फ लिमिट लग जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। तो c तो कांस्टेंट है ही है, और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स, इसका मान हम k जाने थे तो k लिख सकते हैं, है ना। छठा प्रॉपर्टीज, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ c पर पावर एफ एक्स। c जहां कांस्टेंट है, जैसे 2 पर पावर 10x, इसका एग्जांपल देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, 2 पर पावर 10x, तो 10x एफ एक्स के जगह पर और c के जगह पर 2 है, तो 2 है कौन सी, तो कांस्टेंट। उसी प्रकार से अगर हमको इसमें लिमिट लगाना रह गया तो c जैसे है वैसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये जो लिमिट है ये एफ एक्स में लग जाएगा, यानी ऊपर पावर में, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू a c पे पावर एफ एक्स, और c पर पावर लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। c पर पावर लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स बराबर में, ठीक है। ये हो गया 6। और आगे देखिए, सातवां प्रॉपर्टीज, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर आपको दे दिया जाए कि एफ एक्स पर पावर gx, दो फंक्शन है, जैसे हम इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं sin x पर पावर cos x या sin x पर पावर x स्क्वायर। तो sin x एक फंक्शन, x स्क्वायर दूसरा फंक्शन, तो एफ एक्स यानी sin x में भी लिमिट लगाएंगे और x स्क्वायर में भी लिमिट लगाएंगे, तो बराबर में लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स पर पावर लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स, इसमें भी लिमिट और पावर वाला में भी, बेस वाला में भी लिमिट और पावर वाला में भी लिमिट लगा सकते हैं। फिर है 8 में, इधर आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स पर पावर c, कांस्टेंट पावर जो है ऊपर में है, तभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ लिमिट लगाएंगे, तो नीचे लगाएंगे एफ एक्स में कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स पर पावर c, इसी में लिमिट लगाए। और इसका मान आप भली भांति जानते थे कि k, इधर हो जाएगा k पर पावर c। इसमें आप मान जानते थे कि एफ एक्स में लिमिट लगा हुआ है तो k, और gx में लिमिट लगा हुआ है तो f, है ना। 9वां प्रॉपर्टीज, कि लिमिट x टेंड्स टू a log fx, log fx, तो लिमिट जो है वो fx में ही लग जाएगा, log यहां निकल जाएगा, log तो रहेगा ही रहेगा, fx के साथ में ये लिमिट लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, ठीक है। log बाहर और लिमिट जो है fx के साथ ही अंदर चला जाएगा, और इसका मान आप जानते हैं कि k होगा, तो log k हो जाना है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बताते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर में है कि लिमिट x टेंड्स टू a
ऑफ एफ एक्स, जहां एफ एक्स कुछ और नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एज सी है, कांस्टेंट है, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, तो सी ही लिखना है। हम इसको ऐसा ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, बताते हैं कि यदि एफ एक्स बराबर सी हो, आइने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ले लिया जाए एफ एक्स में भी, तो इधर भी लेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी, तो कांस्टेंट में लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कांस्टेंट जैसे है वैसे ही रह जाता है, सी है तो सी ही रह जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर में आधारित अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, दे दिया जाए के या सी, कुछ भी लिख सकते हो, सी प्लस माइनस एफ एक्स, कोई कांस्टेंट है प्लस माइनस एफ एक्स। एग्जाम्पल में हम ऐसे कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लो 3 देवल है, इधर है 2 प्लस 10x, सी के जगह पर 2 है, कांस्टेंट है, और एफ एक्स के जगह पर 10x है, तो बताओ क्या होगा। तो क्या लिमिट 2 पर कोई प्रभाव छोड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट है, जैसे है 2 है वैसे ही 2 रहेगा, तो हम लोग सी का सी ही लिखेंगे। कांस्टेंट में लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए कांस्टेंट के साथ लिमिट लगा के नहीं रखते हैं, कांस्टेंट को आजाद कर देते हैं। प्लस माइनस है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। tan x में लिमिट का प्रभाव जरूर पड़ेगा, यानी एफ एक्स में जरूर पड़ेगा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। ठीक है, हम यहां से यही चीज समझाना चाहते थे कि कांस्टेंट में लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 25 भी दे दे या कांस्टेंट रहे तो हमको कांस्टेंट ही मिलेगा, लिमिट से कोई फर्क कांस्टेंट को नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट जस के तस रह गया, एफ एक्स में लिमिट का फर्क पड़ेगा, तो एफ एक्स में लिमिट लगा देते हैं। 11 नंबर है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ मॉड एफ एक्स है, ध्यान देना मॉड एफ एक्स है, इसका मतलब आप समझते हो c प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स, इसका मान आप के जानते हो, इतना लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ मॉड एफ एक्स है, और मॉडुलस में लिमिट अगर लगाया जाए तो मॉडुलस लिमिट जो है मॉडुलस के अंदर चला जाएगा और एफ एक्स के साथ लग जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। अगर हमसे कोई सवाल पूछे न, मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड में sin x बटा में x, मान बताओ, तो हम इतना ही कहेंगे कि मॉड लिमिट अंदर चला जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बटा x। इसको हल करेंगे, जितना आएगा मॉडुलस है तो निगेटिव में भी आएगा तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव में भी रहेगा तो पॉजिटिव में लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 10 तक। अगला है मॉडुलस में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और लिमिट बाहर लगा रखा है तो लिमिट जो है मॉडुलस के अंदर चला जाएगा। या कोई कंपोजिशन फंक्शन है इस तरह से, जैसे देखो साइन कॉस एक्स, tan cos sin एक्स स्क्वायर, इसको कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। एक ही फंक्शन है लेकिन एक फंक्शन में एक से अधिक फंक्शन कंबाइन है, इसमें दो फंक्शन कंबाइन है, sin x भी और cos x भी कंबाइन होकर के एक फंक्शन बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। और कंपोजिशन फंक्शन में लिमिट कैसे इस्तेमाल होता है आइए वो जानते हैं। तो 11 तक ना, बारह हो चुका था, अगला होगा 13। 13वां नंबर में है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ gx। कंपोजिशन फंक्शन, दो फंक्शन है कंबाइन रूप में, जैसे ये है साइन कॉस एक्स, अगर देवल रहे मान लो एग्जांपल में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन कॉस एक्स या एफ जी एक्स, एक ही बात है।
साइन, एफ के जगह साइन और जी एक्स के जगह कॉस एक्स। तो हम लोग लिमिट में क्या करेंगे कि एफ जस का तस रहेगा और लिमिट जी एक्स में जाकर करके लग जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स। तो यहां से एफ तो रहेगा ही रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स, इसका वैल्यू एम होता है तो इसका एफ एम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर एग्जांपल में देखें तो साइन तो जस का तस से वैसे रहेगा ही रहेगा, लिमिट इसमें लग जाएगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स। ठीक है, फिर कहता है कॉस एक्स, एक्स के जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। साइन कॉस एक्स के जगह 0 रखते हैं। अगर किसी फंक्शन में x का मान टेंड्स टू 0 है और 0 रख दिया जाए और ये अपरिभाषित नहीं आता है या अर्थहीन नहीं आता है तो डायरेक्ट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x के जगह 0 रख सकते हो cos 0, cos 0 का मान 1 है तो साइन 1, यही इसका वैल्यू आ गया। फिर कहता है यदि ऐसा हुआ तब कि यदि fx जो है लेस देन इक्वल टू gx है, यदि कोई दो फंक्शन है fx और gx जहां की fx जो है लेस देन इक्वल टू gx है, देन लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। यदि fx लेस देन इक्वल टू gx है, अगर दो फंक्शन एक दूसरे से छोटा बड़ा है तो दोनों तरफ अगर लिमिट लगा दिया जाए तो इनक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। ये जब भी लेस देन इक्वल टू तेज ऊपर ही लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, इनक्वालिटी में बदलाव नहीं होगा। या ग्रेटर देन इधर रहेगा तेज ऊपर ग्रेटर देन रहेगा, लिखना होगा, आप लिख भी सकते हो कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx, देन लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। यहां लेस देन है तो लेस देन, ग्रेटर देन रहेगा तो ग्रेटर देन, लिमिट लगा रहे हैं तब। 16 नंबर में यदि ऐसा होता है कि नहीं fx सिर्फ लेस देन gx है, fx सिर्फ gx से छोटा है, ठीक है ना, तब दोनों तरफ लिमिट लगाएं तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। अगर खाली लेस देन लिखोगे ने तो सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सही भी हो सकता है नहीं भी सही हो सकता है। लिखेंगे इतना लिखोगे तो लिखोगे देन इट इज नॉट नेसेसरी, इतना सही हो भी सकता है नहीं भी। लेस देन है, खाली लेस देन भी है, तभी इक्वल टू भी आ सकता है, दोनों चीज आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है और इक्वल टू भी आ सकता है। क्लियर, आइए और आगे बतलाते हैं। ठीक है, 17 नंबर में कहा जाता है कि यदि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx विल बी एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट है, ठीक है ना, एग्जिस्ट होने का मतलब है कि fx प्लस gx पर लिमिट लगा रहे हैं और LHL और RHL बराबर आ रहा है, fx माइनस gx पर लिमिट लगा रहे हैं और LHL RHL बराबर आ रहा है तो एग्जिस्ट होगा। तब लिखेंगे कि देन इट इज नॉट नेसेसरी कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx and limit x tends to a of gx will exist।
ये कोई जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस, अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स लिमिट के साथ लगाए हैं और अगर एग्जिस्ट है, एलएचएल आरएचएल बराबर है, माइनस वाला में भी एलएचएल आरएचएल बराबर है, तो अलग अलग करें कि एफ एक्स वाला के साथ भी एलएचएल आरएचएल बराबर होगा और जीएक्स वाला के साथ में भी अलग अलग बराबर होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के लिए एग्जिस्ट है तो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के लिए या जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के लिए एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कारण चलेंगे। उसी प्रकार से एक लास्ट है कि यदि गुना में रहे, ये ऑब्जेक्टिव में काम आवेगा, ऑब्जेक्टिव में के ऊपर आपको मिलेगा, ध्यान देना, इसका ध्यान रखना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर गुना में है और एग्जिस्ट है, विल एग्जिस्ट, ठीक है, या इज एग्जिस्ट कर दो, एग्जिस्ट, then it is not necessary that it is not necessary, then it is not necessary that the limit x tends to a fx and limit x tends to a gx will exist। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गुना वाला अगर एग्जिस्ट है तो हम अलग अलग करके लिखें तो एग्जिस्ट होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर ये एग्जिस्ट है एफ एक्स गुना जी एक्स में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रखा जा रहा है तो हो सकता है दोनों के गुणनफल के लिए एलएचएल आरएचएल बराबर आता हो, लेकिन एफ एक्स के लिए अलग और जी एक्स के लिए अलग एलएचएल आरएचएल बराबर आवे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में ये आपको काम देंगे। यहां तक आप प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट समझ चुके हैं। लिमिट के हमने आपको कुल 18 प्रॉपर्टी बताया है। इसके अलावा भी हम आपको और बताते हैं, एक दो बातें और हैं, उसको समझाएंगे आगे बढ़कर कर प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट खत्म हो गया, अब नोट में कुछ और बताएंगे, ठीक है। एक अगला हमें जानना है, नोट में कुछ और नहीं रह गया है, अब जानना है सैंडविच थ्योरम। या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, या पिंचिंग थ्योरम। या तो सैंडविच थ्योरम इसको बोल सकते हैं या पिंचिंग थ्योरम बोल सकते हैं। आइए बताते हैं है क्या। तो किसी भी थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है, वो थ्योरम अपने स्टेटमेंट की वजह से जाना जाता है ना, इसके कथन की वजह से जाना जा सकता है। लेकिन आपसे हम अगर कहें कि थेल्स थ्योरम बताओ क्या है जी, या पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, तब पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्ट प्रूफ बताओगे नहीं, सिर्फ उसका कथन बताओगे, स्टेटमेंट बताओगे नहीं कि किसी समकोण त्रिभुज में कोई एक 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होता है ना, तो वो उसका कथन है, स्टेटमेंट। तो हर एक थ्योरम को जाना जाता है तो उसके स्टेटमेंट की वजह से। हम सैंडविच थ्योरम को भी जानते हैं उसके स्टेटमेंट की वजह से हैं। आइए इसका स्टेटमेंट जानते हैं क्या है। तो एफ जी एंड एच आर एनी थ्री फंक्शन, कोई तीन वो फंक्शन दिया गया है, वो एफ है, दूसरा जी है और तीसरा एच है। इसके अलावा में अगर आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स, इन दोनों का वैल्यू एल है।
या फिर आप बोल सकते हो एल है, एम है, के है, जे इच्छा होता है आप मान लो। हमने मान लिया कि इन दोनों का वैल्यू एल है, या आप एल ना मान करके के मानना चाहो के मान, तुम्हारी मर्जी। एंड एच जो फंक्शन है, एच फंक्शन satisfied the inequality, कौन सा तो बताते हैं कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स और लेस देन इक्वल टू जी एक्स। यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स, इन दोनों का वैल्यू k है और h कोई ऐसा फंक्शन है जो इस इनक्वालिटी को संतुष्ट करता है। इनक्वालिटी में है क्या, तो hx एक ऐसा फंक्शन है जो fx के बराबर है या उससे बड़ा है और gx के बराबर है या उससे छोटा है। देन लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ hx, fx पर मान क्या मिला था k, gx पर आपको मान क्या मिला था k, तो hx पर भी मान मिलेगा k। इसी को बोला जाता है, इसी स्टेटमेंट को इट इज नोन दैट सैंडविच थ्योरम। हम दोबारा समझाते हैं, समझना। यदि कोई तीन फंक्शन एफ, जी और एच दिया गया है और एफ एक्स और जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स, इन दोनों का मान के हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स, इन दोनों का वैल्यू के हो और एच कोई ऐसा फंक्शन हो जो इस इनक्वालिटी को संतुष्ट करता हो, है ना। तो इनक्वालिटी क्या है वो बताते हैं कि एफ एक्स लेस देन एफ एक्स, एच एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स और लेस देन इक्वल टू जी एक्स। एच एक ऐसा फंक्शन है जो संतुष्ट करता है इस इनक्वालिटी को कि एच एक्स एक ऐसा फंक्शन है कि एफ एक्स के बराबर है या बड़ा है और जी एक्स के बराबर है या बड़ा है। तब जब एफ एक्स पर मान के मिल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लगाने पर और gx पर भी मान लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लगाने पर k मिल रहा है, तो कहता है कि अगर इसको संतुष्ट करता है तो hx पर भी इसका मान k ही मिलेगा और इसी स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं सैंडविच थ्योरम। कोई पूछे कि सैंडविच थ्योरम क्या है तो आप जवाब दोगे कि यदि कोई तीन फंक्शन f, g और h दिया गया हो और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx बराबर या लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx बराबर k हो और h एक ऐसा फंक्शन हो जो किसी इनक्वालिटी को संतुष्ट करता है। इनक्वालिटी इस प्रकार है कि hx ग्रेटर देन इक्वल टू fx और लेस देन इक्वल टू gx। तब अगर hx में भी लिमिट x टेंड्स टू a लगा दिया जाता है तो उसका भी मान k ही होता है और इसी को हम सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकल ढंग से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। मान लो ये है y बराबर gx और मान लो ये है y बराबर fx और ये है y बराबर hx।
तो एच एक्स है क्या, तो एफ एक्स से बड़ा है, ध्यान देना, एफ एक्स से बड़ा है, कहीं भी देखोगे तो एफ एक्स से बड़ा है और जी एक्स से छोटा है। तो कहता है कि अगर x के वैल्यू a पर एफ एक्स का मान k मिल रहा है, यहां पर x बराबर, यहां पर अगर a ले लिया जाता है तब इसका मान k मिल रहा है, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है इसको हम k बोल रहे हैं, तो gx के लिए भी k ही बोल रहे हैं, तो hx के लिए भी इसका मान k ही होगा। अगर कोई पूछे सैंडविच थ्योरम का रिप्रेजेंटेशन तो आप ऐसे कर करके बता सकते हो, और समझाने को तो ऐसे समझा सकते हो कि एफ जी एच कोई तीन फंक्शन है जिसमें लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स इक्वल टू k है, और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स पर लिमिट x टेंड्स टू a लगाते हैं तब भी k है, और एच एक्स कोई एक ऐसा फंक्शन है जो एफ एक्स और जी एक्स के बीच में है, यानी एफ एक्स से बड़ा है और जी एक्स से छोटा है, लेकिन इसके बराबर भी है और उसके बराबर भी है। तो वैसे कंडीशन में जहां पर बराबर होता है वहां पर तीनों मान बराबर हो जाता है, कि एफ एक्स पर अगर लिमिट x टेंड्स टू a लगाए थे तो k, जी एक्स पर भी लिमिट x टेंड्स टू a लगाए थे तो k, तो इसलिए लास्ट में तब लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एच एक्स इक्वल टू भी k, और इसी को हम सैंडविच थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आगे कहा जाता है कि लिमिट को हम लोग कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं। हमने पहले भी कहा था शुरुआती क्लास में कि लिमिट का इस्तेमाल जो किया जाता है फंक्शन को ही, अनडिफाइंड फंक्शन को, या बोल सकते हैं ना मीनिंगलेस वैसा फंक्शन जो कि अपरिभाषित मान दे रहा हो, सॉरी वैसा फंक्शन जो कि अर्थहीन मान दे रहा हो, वैसे फंक्शन में हम लोग प्रयोग किया करते हैं लिमिट का। तो लिमिट को कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इतना तो पता है कि हम लोग हल करते हैं लिमिट से किसको, तो फंक्शन को। तो फंक्शन के ही आधार पर लिमिट को 4 से 5 भागों में बांट दिया जाता है। हम बतलाते हैं उसके बारे में। पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, लिमिट को बांट दिया जाता है 4 से 5 भागों में। पहला है अलजेब्रिक लिमिट, दूसरा है, हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक लिमिट में कैसा कैसा फंक्शन आएगा। अलजेब्रिक लिमिट है तो वैसा लिमिट जिसमें फंक्शन के रूप में अलजेब्रिक फंक्शन दिया जाए, एफ एक्स के जगह पर अलजेब्रिक फंक्शन दिया जाए तो अलजेब्रिक लिमिट कहलाता है। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स दे दिया है, एफ एक्स की जगह साइन एक्स रख दे, टेन एक्स रख दे, कॉट एक्स रख दे, तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखा जा रहा है तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के नाम से जाना जाएगा। वैसा लिमिट जिसमें फंक्शन के रूप में ट्रिगोनोमेट्री रहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के नाम से जाना जाएगा। तीसरा है लॉगरिथमिक लिमिट, वैसा लिमिट जिसमें फंक्शन में लॉगरिथम इस्तेमाल किया जाता हो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + 7x बटा में x, तो लॉगरिथम इस्तेमाल हो रहा हो तो वैसे लिमिट को हम लोग लॉगरिथमिक लिमिट के नाम से जानते हैं। चौथा एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट वैसा लिमिट जिसमें कि फंक्शन के जगह पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल प्रयोग किया जाए, जैसे x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 बटा में x, तो एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है।
इस वजह से इसको हम बोल पाएंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट। और एक और है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। बस यहां पर आपको इस्तेमाल इस तरह से मिलेगा कि साइन इनवर्स एक्स बटा में एक्स। फंक्शन में अगर साइन इनवर्स एक्स इस्तेमाल हो रहा है, कॉस इनवर्स इस्तेमाल हो रहा है, इनवर्स फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, तो यह कहलाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। लिमिट को हम लोग कुल मिलाकर कर करके 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अलजेब्रिक लिमिट क्या है, अलजेब्रिक में किस किस तरह का अलजेब्रिक यहाँ पर फंक्शन का प्रयोग किया जाएगा और उसको सोल्व कैसे करेंगे, हम पहले उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला जो एक्सरसाइज है बुक में है ना, इसमें अलजेब्रिक लिमिट है और अलजेब्रिक लिमिट को हम लोग सीखेंगे। इसके बारे में ही पहला क्लास जो होगा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से हमारा पहला एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है ना, लिमिट का। तो किस तरह का, अलजेब्रिक लिमिट के ऊपर एक एक्सरसाइज, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के ऊपर एक एक्सरसाइज और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल इन दोनों को मिलाकर करके एक एक्सरसाइज। 3 एक्सरसाइज हमको यहाँ पर पढ़ना है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का कोई एक्सरसाइज नहीं दिया गया है, लेकिन हम अपने मन से ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, है ना। तो आइए हम अगली क्लास में शुरुआत करेंगे अलजेब्रिक लिमिट। और यहां से जैसे ही इसको डिटेल से बताएंगे, इसके ऊपर वर्किंग रूल भी देंगे, कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसमें कौन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, उन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और क्वेश्चन भी आगे आप बना पाओगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें इस चीज का। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट का, दूसरे कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमारा जो स्टूडेंट है, अगर आपके नजर में आपका कोई दोस्त है तो उसके पास भेज भी दोगे, शेयर कर दोगे और कह दोगे कि उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि सर अगला अगर वीडियो बनाते हैं तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। अब लगातार आपके पास में अगले दिन से 1-2 घंटा का लगातार वीडियो पहुंचता रहेगा और वो आप ध्यान रखिएगा, बनाते चलिएगा। इतना तक पढ़ लीजिएगा, पहला वीडियो वाला भी पूरा पढ़ लीजिएगा, दूसरा वीडियो वाला भी पढ़ लीजिएगा। संभव हो तो एक बार और पढ़ लीजिए, जिससे कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है।